Hello everybody. In this lecture we will discuss the idealistic model of diatomic molecule, that is simple harmonic oscillator. So I have written here and underlined that this is idealistic concept कि भाई जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना वो क्या हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक हमें रास्ता मिल जाएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल को स्टडी करने का, और उसके बाद फिर हम उसमें जो भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन है वो सारी की सारी उसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करेंगे और ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से हाउ इट कैन oscillate, how it will produce vibration, and we will count the vibrational energy and different allowed states. Okay, so firstly have a classical idea of the energy and vibrations, angular frequency. Now let us assume that the diatomic molecule in the diatomic molecule each atom execute simple harmonic oscillation about center of mass. क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए। हमारे पास हेट्रोजीनस होना चाहिए, यानी कि जो दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सपोज ये हाइड्रोजन है और ये मेरे पास क्लोरीन है, HCl का एग्जांपल ले लिया हमने, एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स और द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अब देखिए ये हैवी है तो इसका सेंटर ऑफ मास किस साइड लाई करेगा, जो हैवी मास है उधर, यानी कि सपोज यहाँ पे मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इट विल रिमेन द फिक्स एंड these are the equilibrium position of mass m1 and m2. So these masses will vibrate about their equilibrium position, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ मास के क्लोज जाएगा तो m1 भी सेंटर ऑफ मास के क्लोज जाएगा, अगर m1 सेंटर ऑफ मास से दूर जाएगा तो m2 भी दूर जाएगा। और क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो जो m2 की काइनेटिक एनर्जी है, m2 की जो वाइब्रेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट है अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट विल बी लेस एज कम्पेयर टू m1, क्योंकि ये हैवियर है और ये क्या है, लाइट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बैलेंस करने के लिए जो हाइड्रोजन एटम है विच इज लाइट एटम, उसको थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ रिजिड रोटेटर में भी, ठीक है। मान रखा है यहाँ पे हमने कि जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है दैट इज R1, this distance is R1 and this is R2 and the total separation that is R, ठीक है। and from the definition of center of mass M1, देखो भाई ये मैंने इसको ऐसे पढ़ना है, M1 R1 प्लस M2 R2 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी मोमेंट्स हैं वो अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से हमारे पास R1 एंड R2 की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। एंड वी विल गेट दिस इज रिड्यूस्ड मास, ये हम पहले कर चुके हैं तो ये याद कर लो, एट प्रेजेंट याद हो जाने चाहिए थे अब तक। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है ये जो टू बॉडी प्रॉब्लम है इसको हम वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर लेंगे, हुज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द रिड्यूस्ड मास गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड दिस। इसको अब कन्वर्ट करने के लिए देखिए, अगर आप इंडिविजुअली टू एटम्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए क्लास, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड दिस इज हुक्स लॉ बेसिकली। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू माइनस kx, तो ये सेम चीज़ है। F क्या होता है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, कुछ नहीं है ये। और तो दोनों मासेज m1 m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, फिर R1 एंड R2 की वैल्यू पुट कर दो और इनको वही सोल्व कर देना, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कॉपी पेन उठाओ, खुद सोल्व करके देखो। अब ये देखिए एक ये फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, इस फैक्टर को आप क्या पुट कर देंगे, रिड्यूस्ड मास। तो बेसिकली ये हमारे पास एक क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन इक्विवेलेंट पार्टिकल ऑफ मास म्यू
ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंगल पार्टिकल ऑफ मास म्यू। ठीक है ना। तो क्या हुआ, बेसिकली टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने किस में रिजोल्व कर लिया, वन बॉडी प्रॉब्लम में। क्लियर है। तो अब भाई अपनी सिंपल स्टडी हो जाएगी। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एक, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, आर की जगह आर माइनस आर ई क्यू ले दिया। तो जो आर ई क्यू है ना, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, तो ये एक तरह से कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल। तो क्लास यहाँ से हमारे पास ये जो ओमेगा स्क्वायर ऑसिलेशन है, ये है बेसिकली आपने 11th क्लास में स्टडी किया क्लास। ठीक है, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ अपने जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, और नहीं तो खींचते फिरोगे। फिजिक्स एक मर्द सब्जेक्ट है, पर फिजिक्स है ना, फिजिक्स जिसको आ जाए उसको तो मज़े भी ले जाएगा। ठीक है, और जिसको फिजिक्स नहीं आई ना भाई, अगर री आ गई तो री नहीं टूटेगी। ठीक है, अगर पास हो गए तो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो बेसिक्स हैं, जो आपके फंडामेंटल्स हैं, बेसिक नॉलेज है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको देख लो, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दियो। ठीक है, टाइम निकाल के मैं बनाता हूँ इस पर कुछ। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये आएगा। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करो इन दोनों को, यहाँ से आप ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड म्यू इज द मास। दिस इज द इनर्शियल फैक्टर। ठीक है, ये स्प्रिंग फैक्टर, ये फिर से आपका मास, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें देखिए अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या आप क्लासिकल अप्रोच के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आएगी ना, दैट विल बी कंटिन्यूस, इट विल नॉट बी डिस्क्रीट। ठीक है, और जो अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, दे सजेस्ट दैट द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन दैट मस्ट बी डिस्क्रीट। समझ पा रहे हो, यानी कि उसके लेवल बनने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जो अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच, इसको छोड़ करके क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पे आना पड़ेगा। तो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच में फिर से हमारे पास एक जो टू बॉडी प्रॉब्लम है उसको आप वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, एंड द रिड्यूस्ड मास ऑफ इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम, वन बॉडी विच इज वाइब्रेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दैट इज म्यू, उसका मास ले लिया म्यू। ठीक है, तो सराउंडिंग वेव इक्वेशन है जो, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, ये दिस इज द इक्वेशन, और मास m की जगह म्यू पुट कर दिया, और v इज द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह हाफ के x स्क्वायर पुट कर दोगे। क्लियर है? ये देखिए, तो ये हमारे पास जो क्लासिकल कैलकुलेशन है वहाँ से आया है। तो यहाँ पे उठा के इसको पुट कर दिया। ये देखिए, अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हेयर। ठीक है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट हेयर इज द एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, ये आपने, अगर आप बीएससी में हैं तो आपने 5th सेम में किया है। ठीक है, और अगर आप पीजी में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1st और 2nd सेम में आता है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द वाइब्रेशनल एनर्जी एंड वी इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस ओमेगा ओ एस सी, ओमेगा ऑफ ऑसिलेशन, ये वही फ्रीक्वेंसी है जो आपने क्लासिकली फाइंड आउट की थी। कहाँ गई? हो गई इसके पीछे, ये देखिए दिस वन। ठीक है, तो अभी देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, एक तो आपको SWE लिखना आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे आया। फिर आपको ये पता होना चाहिए इस म्यू का मतलब क्या है, इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप क्या पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एज्यूम कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल को, तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी हाफ के x स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दिया आपको। ठीक है, तो एनर्जी है जो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्पेक्ट्रा को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी एंड v इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इट कैन एक्वायर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। ओके, तो ये डिस्क्रीट है, तो इसलिए आपके जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या आएंगे, डिस्क्रीट आएंगे। प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और देखें ये कैसे बना हुआ है। अब कैसे बना दिया, ये पैराबोलिक क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वी आर है, भाई आर लिख लो या एक्स लिख लो, वी एक्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पैराबोला की इक्वेशन बनती है जब भी आपका इस टाइप का रिलेशन होगा टू वेरिएबल में। ठीक है, तो इसलिए ये पैराबोला बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए, और फिर एनर्जी फाइंड आउट करें। यहाँ पे v की वैल्यू 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो आपके पास ग्राउंड लेवल,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए अगर मैं v इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी आ जाएगी, एंड लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0। और ये जो नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी है, ठीक है, एच कट ओमेगा बाई 2, इसको बोलते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी। तो ये एक स्पेशल फीचर है और क्लासिकली ये आप ऑब्टेन नहीं कर पाते, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट आपको ये वैल्यू देता है। देखिए सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन, इट इज़ डेल्टा वी इक्वल टू ±1। अच्छा आप देखो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, सिंपल हार्मोनिक। तो अगर सिंपल हार्मोनिक है ना तो ये हमारा सिलेक्शन रूल होगा, ठीक है। और आपको पता है प्रैक्टिकल नेचर है जो इसका, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक बिहेवियर इसका है नहीं, तो इसलिए आपका जो सिलेक्शन रूल है वो भी आगे आगे चेंज आने वाले टॉपिक में चेंज होगा जब आप इसको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो ये आपका सिलेक्शन रूल रहेगा यहाँ पे। यानी कि अगर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो एक स्टेट से इसका जो कंजिक्यूटिव पड़ोसी अपर स्टेट है उसी में जा सकता है, ठीक है। अगर 1 में है तो 2 में, 3 में है तो 4 में, और अगर 5 में है तो 6 में, ऐसे यानी कि 1 स्टेप जंप कर सकता है। समझ पा रहे हैं? एक बात और, एक तो पता लगा हमें कि जो 0 पॉइंट एनर्जी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, नंबर एक बात। दूसरा सिलेक्शन रूल हमें पता लगा। तीसरा, अगर मैं इनका गैप देखूंगा वेरियस एनर्जी लेवल्स का, दिस इज कांस्टेंट, इट इज एच कट ओमेगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये क्या हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। तो इतनी बातें पता लग गई हमें, देखो क्लासिकल थ्योरी से 1 मिनट में सारा रिवीजन हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आसान है काफ़ी चीज़ें, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने 5th सेम में सीखी हुई हैं तो वो अभी मैं डायरेक्टली यूज में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी वेव नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास ये जो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, इसको सी से डिवाइड कर दिया तो ये ओमेगा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है क्लास। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, इसको देख लेना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।